dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today I am giving you a lecture about arithmetic, geometric series and mathematical induction principles. अब ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो तो हमें कुछ स्लाइड्स के बाद यानी कुछ हम आगे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अक्सर जब हम एल्गोरिथम राइट करेंगे और उनके फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए बाज़ औक़ात हमें कुछ सीरीज़ हमारे सामने आएंगी। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो सीरीज़ किस फैमिली से बिलोंग करती है, आइदर इट इज़ अरिथमेटिक सीरीज़, हार्मोनिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़, या आप लोग जो है इस पे मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करके आप उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये काम हमें जो नॉर्मली हमें सामने आएगा वो जब हम एनालिसिस के दौरान एवरेज केस जब हम एनालिसिस करेंगे यानी थीटा कैलकुलेशन वगैरह की, तो उस वक्त हमें इन सीरीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर जो है हमारा जो मेनली होगा वो इन सीरीज़ की अंडरस्टैंडिंग बाय यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, कि हम इस सीरीज़ पे हमने कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी हो या क्या करना होगा तो वो हम इन सीरीज़ के थ्रू हम इसके रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे। और प्लस हमने फाइनल एक मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक दो एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है। अब जिस मेथड से जिस वे से यानी कि आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन को सीखा या सीखेंगे या उसके बाद फिर आप इसको एनालिसिस के दौरान यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया डिफरेंट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लेकिन लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर जो है रेकरेंस रिलेशन के बारे में, या कैसे हम एक रिकर्सिव फंक्शंस को मैनेज करते हैं, उसके लिए एक रिकर्सिव फंक्शंस के लिए एक रेकरेंस रिलेशन का पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर एक रिकैप देना चाहूँगा। हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर नॉर्मली जो प्रोग्रामर या जो प्रोफेशनल लोग हैं वो टू अप्रोचेस फॉलो करते हैं टू राइट सूडो कोड या एल्गोरिथम या प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम। उसमें पहली अप्रोच है इटरेटिव अप्रोच और सेकंड अप्रोच जो है वो हमारे पास है रिकर्सिव अप्रोच। अब अगर इटरेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं तो हम इसके एल्गोरिथम को या सूडो कोड को कैसे एनालाइज करेंगे, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो मैंने उस लेक्चर में आपको 7 स्टेप बताए थे। उसमें जो पहला स्टेप था कि आपको प्रॉब्लम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आप लोग क्या उसके लिए क्या सूडो कोड आप राइट करोगे। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग की, वो आपके पास उसके इनपुट साइज़ है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको एरे चाहिए या आप लोगों को 2 डायमेंशनल एरे चाहिए या आपको सिंपल इनपुट चाहिए, वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना होगा अपने फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये होगा कि आप लोगों ने जो है एक सूडो कोड या एल्गोरिथम जो है वो आप लोगों ने राइट करना होगा। आफ्टर राइटिंग सूडो कोड द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट हाउ यू विल एनालाइज दैट एल्गोरिथम, कि आप उस एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करोगे। जब आप सूडो कोड लिख लेते हो या एल्गोरिथम राइट कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप उसका एनालिसिस का आता है। हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं जो हम एल्गोरिथम या सूडो कोड को एनालाइज करते हैं जिसके थ्रू। उसमें फर्स्ट अप्रोच ये है कि आप एग्जीक्यूशन टाइम देखते हो, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें एल्गोरिथम को डिज़ाइन टाइम में एनालाइज कर देना चाहिए, क्योंकि हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने उसको एनालाइज नहीं करना, क्योंकि फिर डिफरेंट आपके पास हार्डवेयर्स हो सकते हैं, वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस में ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस है कि आप एग्जीक्यूशन टाइम देखें अपने एल्गोरिथम का, कि वो किसी मशीन पे क्या कितना टाइम पे ऑपरेट होता है और उसकी क्या कास्ट आती है या उसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल वहाँ पे क्या है। तो वो आप लोग जो है फर्स्ट स्टेप की तरफ आप देखते हो, यानी फर्स्ट स्टेप को आप प्रेफर करते हो। लेकिन हम इस चीज़ को प्रेफर इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे पास जो हार्डवेयर की चेंजेस हैं या परफॉर्मेंस में ये डिफरेंट होते हैं, तो उस बेस पे हम फर्स्ट चॉइस को जो है स्किप कर देते हैं। देन गो फॉर सेकंड चॉइस। सेकंड चॉइस जो है इट रेफर टू द टोटल स्टेप्स ऑफ योर एल्गोरिथम, और हम इस स्टेप यानी इस अप्रोच को भी फॉलो नहीं करते, बिकॉज डिफरेंट प्रोग्रामर हैव डिफरेंट स्टाइल टू राइट देयर कोड्स। यानी कि जब वो अपना कोड लिखते हैं, अपना सूडो कोड डिज़ाइन करते हैं, वो डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करते हैं। उसकी भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, जैसे 1 डायमेंशनल एरे हो, आप लोग उसको इनिशियलाइज करना चाहें विद सेम वैल्यू,
तो आप हर एक एरे के एलिमेंट को सेपरेटली भी ट्रीट कर सकते हो, और सेकंड अप्रोच ये है कि आप लूप चलाकर लूप को एग्जीक्यूट करा के आप उसके तमाम एलिमेंट को भी इनिशियलाइज कर सकते हो। अब जो लूप वाला एल्गोरिथम है इसमें आपको 2 स्टेप चाहिए, और जो आपका इंडिविजुअल जिसमें आप एलिमेंट को वो कर रहे हो उस एल्गोरिथम में आपको n स्टेप राइट करने हैं। तो अब डिफरेंट प्रोग्रामर या जो प्रोफेशनल हैं जो इन्होंने सूडो कोड या एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है वो डिफरेंट स्टाइल जो है वो प्रेफर करते हैं। तो इस बेस पे हम जो है ये भी नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ़ स्टेप की बेस पे ये डिसाइड कर लें या उसका एनालिसिस हम मेंशन कर लें या उसकी परफॉर्मेंस गैस कर लें कि इस एल्गोरिथम की क्या परफॉर्मेंस होगी नंबर ऑफ़ स्टेप की बेस पे, तो हम इस चॉइस को भी इग्नोर करते हैं। थर्ड चॉइस हमारे पास ये है कि हम अपने सूडो कोड के लिए एक फंक्शन जो है जनरल फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं। अब वो जनरल फंक्शन जो है वो जब आप डिस्क्राइब करने हैं तो आपके माइंड में 2 चीज़ें होनी चाहिए। विद रेस्पेक्ट टू 2 फैक्टर यू कैन डिफाइन ए फंक्शन फॉर योर सूडो कोड। फर्स्ट वन, द टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी आप एवरेज केस को डिस्कस करना चाहते हो, वर्स्ट केस को, या आप बेस्ट केस के लिए वो करना चाहते हो। सेकेंड, इनपुट साइज आप लोगों ने मेंशन करना, जो मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम में भी बता दिया था। तो जब आप लोगों के पास ये मेंशन हो जाए तो आप यू कैन डिफाइन ए फंक्शन फॉर योर सूडो कोड और एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हमने थर्ड अप्रोच को फॉलो करना है। जब हम थर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं तो फर्दर हमें 3 स्टेप रिक्वायर्ड हैं। उसमें जो पहला स्टेप है यानी कि हमारा स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, उसमें यह होगा कि हमने हर स्टेप को एक कांस्टेंट कास्ट असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे असाइनमेंट हो रही है तो आप उसकी कास्ट सेलेक्ट करते हैं, C2 रख देते हो। कहीं पे फिर अगर उसी प्रोग्राम या उसी सूडो कोड में कहीं और असाइनमेंट आ जाती है तो आप उसकी वही कास्ट यूज़ करते हो, C2। इसी तरह आप लूप के लिए एक और कास्ट कांस्टेंट कास्ट रख लेते हो, इफ़ स्टेटमेंट के लिए एक सेपरेट कास्ट वो कर लेते हो। तो जब ये कास्ट आप लोग राइट कर लेते हो कि हर स्टेप डिफरेंट स्टेप की कास्ट यूनिक है, तो उसके बाद फिर ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप नंबर 5 में आप लोगों ने एक जनरल इक्वेशन बनानी है बाय एडिंग ऑल कास्ट ऑफ यूर स्टेप्स, यानी कि हर स्टेप की जो जो भी कास्ट है उनको आप लोगों ने एक इक्वेशन की फॉर्म में यानी कि राइट कर देना है, और अपने फंक्शन की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर देनी है। लेकिन इसके लिए भी आपको सिर्फ एक केयर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ये है कि आप लोगों ने जब आप लूप की कास्ट राइट करेंगे तो आप सिंपल मसलन लेट करते हैं आपने लूप के लिए कास्ट लिखी हुई है C2, लेट कह रहे हैं लूप के लिए आप लोगों ने कास्ट लिखी है C2, लेकिन जब आप उसको जनरल इक्वेशन की शक्ल में लिखोगे तो C2 इंटू n लिखोगे, बिकॉज योर लूप विल एग्जीक्यूटेड n टाइम, क्योंकि आपकी लूप तो n टाइम एग्जीक्यूट होगी, इसलिए हमें उसके साथ n को जो है वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता है। तो जब आपके पास जनरल इक्वेशन बन जाए तो 6th स्टेप में आप लोगों ने उसका रेट ऑफ ग्रोथ या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करना है, और जब रेट ऑफ ग्रोथ हो या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करना हो तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम जो है प्रेफर करते हैं बिगो नोटेशंस को। अब बिगो नोटेशन जब हम किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसकी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस पर 3 रूल्स हम अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि हमने कांस्टेंट को रिमूव कर देना है। सेकंड रूल ये होता है कि हमने जो है जो लो ऑर्डर टर्म्स हैं उनको इग्नोर कर देना है, और थर्ड में हमने ये करना है कि जो हाई ऑर्डर टर्म आप लोग रिट्रीव कर चुके होते हो उसके कोएफिशिएंट को भी हमने रिमूव करना होता है। तो ये फिर हम 3 स्टेप जो है ये वो कर लेते हैं, यानी कि 3 पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं जब भी हम रेट ऑफ ग्रोथ या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। ये तो था कि आप एक सिंपल फंक्शन जो एक प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम एल्गोरिथम या सूडो कोड एंड देन योर फंक्शन, और उस फंक्शन को एनालाइज कर रहे थे आप बिगो नोटेशन से। ठीक हो गया। अब अगर आपके पास फॉर सेम प्रॉब्लम इफ यू हैव मोर देन वन फंक्शन यानी मोर देन वन सूडो कोड एंड यू मेक वन फंक्शन फॉर ईच सूडो कोड, then you need to compare the rate of growth of both functions. क्लियर? यानी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम एक है, आपने उसके 2 सूडो कोड लिखे हुए हैं, हर सूडो कोड की कम्प्लेक्सिटी को वो करते हुए आपने एक अलग-अलग फंक्शन बनाया है, fn लेट करते हैं gn, और आप लोग ये देखना चाहते हो रेट ऑफ ग्रोथ इनका फाइंड करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं इसमें हमारे पास 3 मेन हैं।
उसमें एक बिगो है, एक ओमेगा नोटेशन है और थर्ड वन थीटा नोटेशन है। बिगो वर्स्ट केस के लिए, ओमेगा बेस्ट केस के रेफ़र करता है और थीटा जो है वो आपके एवरेज केस एनालिसिस को रेफ़र करता है। तो यहाँ पे आपको जो भी कंपैरिजन चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल अपने फंक्शंस को रेट ऑफ ग्रोथ अपर लिमिट की तरफ मेजर करना चाहते हो तो बिगो यूज़ कर लेंगे, अगर लोअर बाउंड की तरफ वो करना चाहते हैं तो आप लोग ओमेगा कर लेंगे, और अगर बिट एवरेज वो करना चाहते हैं एनालिसिस तो आप लोग थीटा नोटेशन जो है वो यूज़ कर सकते हो। दिस वाज द समरी ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर. Let's start our today lecture. What is arithmetic sequence? अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग बेसिक मैथ में आप लोगों ने कुछ सीरीज़ वगैरह पढ़ी होंगी, जैसे 1 2 3 4 अप टू n, 2 4 6 8 10 and so on, 1 3 5 7 9 and so on. ये आपके पास जो है वो सीक्वेंस हैं, सीरीज़ हैं, ठीक हो गया। Arithmetic sequence is defined as sequence in which there is a common difference between consecutive terms. Common difference जो आपका जो मेन पॉइंट है, जैसे ये कॉमन डिफरेंस का आपके दरमियान जो है सीरीज़ जो भी सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए। अगर कहीं पे भी डिफरेंस में अप डाउन आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल किसी दो नंबर के दरमियान तो डिफरेंस सेम है, फर्स्ट 4 टर्म के दरमियान डिफरेंस सेम है, लेकिन नेक्स्ट कमिंग 4 टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो वो आपकी सीरीज जो है अरिथमेटिक सीरीज सीक्वेंस काउंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 so on 2 4 6 8 10 so on, अब इनमें जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 का चल रहा है और इनके दरमियान डिफरेंस जो चल रहा है 2 का है। अब फर्स्ट 2 एलिमेंट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपके तमाम एलिमेंट्स के दरमियान का डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सीरीज ये लिखते हैं 5 10 16, फिर आपके पास 17, फिर आपके पास 22 24 या 40 एंड सो ऑन। अब ये आपके पास सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस ये नहीं है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि फर्स्ट 2 एलिमेंट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का है, फिर हमारे पास डिफरेंस 6 का हो गया, फिर डिफरेंस 1 का है, फिर डिफरेंस 5 का है और फिर डिफरेंस 18 का है। तो इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो वेरी कर रहे हैं। अब जैसे 5 रिपीट तो हुआ है लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं बना, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि आपने जिन नंबर्स को भी यूज़ करने हैं उनके सीक्वेंस बनाने के लिए उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस कॉमन नहीं है तो आपका सीक्वेंस जो है वो राइट नहीं होगा, वो रॉन्ग होगा। अब इनमें से हमने ये देखना है कि कौन से हमारे पास सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं। फर्स्ट वन, अगर हम इस सीरीज़ को एनालाइज करें तो स्टार्ट में आप देखें इनके दरमियान डिफरेंस 2 का, इनके दरमियान डिफरेंस 2 का, इनके दरमियान डिफरेंस 2 का, इसके दरमियान भी डिफरेंस 2 का, 2 एंड 2। तो इट मीन्स यस, ये आपके पास जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और इनके दरमियान डिफरेंस जो है, जो हम पॉइंट करेंगे डी से, डी रेफर टू डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है। अब सेकंड एग्जांपल में देखें, अब अगर हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें तो वो बनता है 1.5 का, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1.5 का, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1.5, 1.5 एंड 1.5। सो आंसर विल बी यस, कि इनके दरमियान भी जो डिफरेंस है वो -1.5 का है। माइनस क्यों लिया गया है? बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग। क्लियर? सीरीज कमिंग फ्रॉम इज इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग साइड, यानी कि आप डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यूज़ को, इसलिए हम डिफरेंस को नेगेटिव, वरना आप इसको पॉजिटिव भी लें कि हमने तो डिफरेंस बताना है कि 2 टर्म के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है।
उसके बाद अब इस सीरीज़ को देखते हैं। फर्स्ट 2 एलिमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 4, नेक्स्ट 2 के दरमियान 6, फिर हमारे पास डिफरेंस 6 4, फिर डिफरेंस जो है हमारे पास जो है वो हो जाता है 10 का, उसके बाद डिफरेंस जो है वो 8 का, वो भी 6 एंड 6 12 का डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है वो 12 का हो गया। तो अब इनके दरमियान कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इट्स आंसर विल बी नो। अब नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं। -8 और 6 के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास तकरीबन बनता है 15 का, और इस तरह 4 to -1 जो डिफरेंस बनता है वो 6 4 11 का। इनके दरमियान जो डिफरेंस बनता है 6 और 7 का, और इनके दरमियान डिफरेंस बनता है 2 का। तो इनके दरमियान भी कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो आंसर विल बी नो। अब इस सीरीज में देखते हैं, इस सीक्वेंस में 50 एंड 40 के दरमियान डिफरेंस 6, इनके दरमियान डिफरेंस जो है 6, इनके दरमियान डिफरेंस भी 6 का है, इसमें भी 6 का है, 6 6 ऐड हो रहा है, क्लियर। और ये इंक्रीजिंग आर्डर है, जो ऊपर वाला था वो डिक्रीजिंग आर्डर था, जिसमें हमने d -1.5 ले लिया था। तो इसका आंसर भी यस, और डिफरेंस है वो आपके पास 6 है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी गिवन सीरीज जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, यानी गिवन सीक्वेंस जो आपके पास होगा, डिफरेंट टर्म्स होंगी, क्या वो सीक्वेंस में है या नहीं। इसका डिसीजन आप लोग किस बेस पे करोगे, जो उनके 2 टर्म के दरमियान डिफरेंस है वो उनके तमाम टर्म्स के दरमियान वही डिफरेंस होना चाहिए। अगर उनमें से किसी 1-2 टर्म के दरमियान डिफरेंस कोई और हो जाता है तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस? क्वेश्चन है कि हमारे पास जनरल फॉर्म सीक्वेंस की क्या बनेगी। आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा A1 से प्रेजेंट की जाएगी, सेकेंड टर्म जो है वो आपके फर्स्ट टर्म प्लस आपके डिफरेंस का कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट टर्म है, लेट करते हैं A1, वो है 5 और डिफरेंस है 3। A1 की वैल्यू 5 और डिफरेंस 3 है, तो आपके पास जो A2 बनेगा वो होगा 5 + 3 × 8, और ये आपके पास सेकेंड टर्म बन गई। थर्ड टर्म जो होगी वो A3 = A1 + 2 × 3, और ये इक्वल हो जाएगा 11। A4 A1 5 + 2 × 3 × D, और D हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 14। और इस प्रोसेस को अब फिफ्थ टर्म देख लें, A5 = 5 × 4 3 12 17, और अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो आपके पास जो जनरल टर्म बन जाएगी, जनरल फॉर्म बन जाएगी, वो आपके पास होगी ये। इसमें ये आपके पास जो है an, ये nth टर्म को शो करता है, कोई भी आप टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म को रेफर करता है A1, ये आपके किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, और ये आपके पास रेफर करता है प्रीवियस टर्म, नंबर नॉट वैल्यू, प्रीवियस टर्म नंबर। अब जैसे हमारे पास टर्म 3, ठीक है, इसकी प्रीवियस नंबर जो है वो 2 है, लेकिन इसकी प्रीवियस वैल्यू जो है वो 8 है, तो हमने 8 को नहीं लेना, हमने 2 को काउंट करना है, ठीक है। और ये आपके पास जो है डिफरेंस है। अब हम इस सीरीज के यानी कि इस जनरल फॉर्म को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट। कभी आप लोगों को nth टर्म मांगी जा सकती है कि आप nth टर्म फाइंड करें,
ठीक है। कभी ये होगा कि आपको फर्स्ट टर्म आपको नहीं दी गई और आप लोगों ने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है ऑन द बेस ऑफ योर डिफरेंस एंड nth टर्म, ठीक है। बाद वक़्त आप लोगों को n की वैल्यू मांगी जाएगी कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, और बाज़ प्रॉब्लम में ये होगा कि हमने d को कैलकुलेट करना होगा कि डिफरेंस कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट कमिंग स्लाइड में। अभी इनकी नोटेशंस हैं जो अभी हमने डिस्कस की कि a1 फर्स्ट टर्म, an nth टर्म, n equal to number of terms, Sn sum of n terms, d common difference। क्लियर। हमारे पास अब 2 फार्मूलाज आ गए। कौन कौन से कि अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी हो किसी भी सीक्वेंस में, अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करनी हो, देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, आपको nth टर्म डिराइव्ड हो सकती है इससे। और अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम फाइंड करना हो, अब जैसे हमारे पास मैं एक सीरीज यहाँ पे लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, और मैं आपसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, तो आप लोग यहाँ पे a ऑफ n कैलकुलेट करें, a ऑफ 7 कैलकुलेट करें, क्योंकि आपने 7 टर्म बतानी है। n जो है वो आपके पास 7 है, आपने 7 टर्म फाइंड करनी है। तो a1 1 हो गया, प्लस आपके पास हो गया 6, यानी कि यहाँ पे तो होगा 7 माइनस 1 6, और इनटू डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 का आ रहा है। आप देख लें डिफरेंस ये d है, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 1 है। अब आप फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो 1 प्लस 6 हो जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7, तो 7 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब अगर हम यही सीरीज दोबारा लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और हम इसका सम फाइंड करना चाहते हैं, और हमारे पास फार्मूला जो है वो है Sn इक्वल टू n ओवर 2 इंटू a1 प्लस an। तो अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, टोटल टर्म 6 हो गई, ओवर 2, a1 है 1, और an जो है आपके पास यहाँ पे जो मेंशन है वो है 6, तो ये आपके पास बनता है 3, और यहाँ पे बन गया आपके पास 7, ये 3 और 7, अब इसको 21 आप कर दें। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है, मसलन एक और एग्जांपल आप देखें ना, 1 2 3 4, अब हम इनको सम करें तो टोटल टर्म हमारे पास 4 है ओवर 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 और 5, और ये हमारे पास हो जाएगा 10, तो इनको आप जमा करें तो ये हो जाएगा 5 एंड 5, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 10, ये 10 आंसर है। और इसको अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें 7 7 एंड 7, तो टोटल आंसर कितना हो गया 21, और जो आप लोगों को यहाँ पे सम ऑफ टर्म ऑफ अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उससे भी मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल सॉल्व की कि आप nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, और प्लस अगर आपको गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस है और अगर वेल डिफाइंड सीक्वेंस है, यानी उनके दरमियान डिफरेंस कॉमन आ रहा है, हम यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का यस नो करते हैं जब उनके दरमियान डिफरेंस कॉमन हो। अब लेट कहते हैं जब मैं ये कह दूं कि दिस वन इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके तमाम एलिमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। तो आप इस तरह मैंने 2 आपको एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करा दी कि हम सम कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास है a15 इक्वल टू 38, d इक्वल टू -3 एंड फाइंड a1, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म का पता नहीं है, हमने वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें x फाइंड करना है, और टोटल नंबर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो 15 है। कहाँ से आपको पता चलेगा, जो आपको nth टर्म दी गई होगी वहाँ से आपको ये 15 मिल गया, और nth टर्म आपके पास जो वैल्यू है nth टर्म की वो है 38, ठीक है। और हमने यहाँ पे सीक्वेंस का सम फाइंड नहीं करना, हमने टर्म फाइंड करनी है।
तो हमें डी का पता होना चाहिए डिफरेंस का, और डी हमें गिवन है -3 है। एक बात याद रखनी है, जो डिफरेंस है वो कोई टर्म कैलकुलेट करने में आप यूज़ करोगे, सम फाइंड करने में आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और nth टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास nth टर्म तो है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं है। आप इसका फार्मूला यही था कि n/2 इंटू a1 प्लस an, तो हमारे पास ये जो है मिसिंग है और ये जो है वो गिवन है। तो अब जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी तो उस वक्त तक हम जो है सम भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने nth टर्म फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू को आप पुट कर दें यहाँ पे। a1 की जगह पे आप लोग के पास है x और n की जगह पे 15 -1, d की जगह पे डिफरेंस, और an जो है वो आपके पास जो है वो 38 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 80 आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 80 इसका रिजल्ट होगा। अब सेकंड एग्जांपल आप देखें, इसमें आपने फाइंड करना है nth टर्म को, सम फाइंड करना है, यानी कि टोटल आपने सम फाइंड करके बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म है जो है -19, nth टर्म हमारे पास अननोन है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 63 है। वो आपको कैसे पता चलेगा 63 है, ये जो आप लोग an या sn से आप लोग लेते हो, ये उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके सबस्क्रिप्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म है। और सम ऑफ n टर्म्स हमने फाइंड करना है, और d जो है इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस है जो है 6 का, और वो आपको कैलकुलेट करना आता है कि दो टर्म के दरमियान क्या डिफरेंस चल रहा है। अब आप पहले तो फार्मूला यूज़ करें nth टर्म फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे nth टर्म हमने कैलकुलेट करनी थी, और a1 की वैल्यू है -19, n की वैल्यू 63 और d की वैल्यू जो है वो 6 है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास 353 रिजल्ट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हमारे पास हो जाएगा 353, ये nth टर्म होगी। तो सीक्वेंस आपका -19 से स्टार्ट हो रहा है, -13, -7 सो ऑन, एंड जो 63 नंबर का जो आपके पास टर्म है उसका जो टर्म बनेगी 63n इस पे, वो आपके पास है 353। अब हमने इनका सम फाइंड करना है, तो सम के लिए आपके पास ये फार्मूला है n/2 इंटू a1 प्लस an। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू 63 है और a1 की वैल्यू -19 और an की जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो है 353। तो ये आप जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका, जो है 10,521। तो इसका जो आंसर है 10,521 इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल अब देख लें इसी में। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है nth टर्म, सम फाइंड नहीं करना, nth टर्म फाइंड करनी है, और n की वैल्यू जो है यहीं से आप लोग ले लोगे सबस्क्रिप्ट से, वो आपके पास है 16, a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1.5, an की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। s यहाँ पे sn जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास nth टर्म नहीं है, और जब हम nth टर्म ना हो और फर्स्ट टर्म तो है, nth टर्म नहीं है, तो हम सम उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। और डिफरेंस इसके दरमियान जो आ रहा है वो गिवन है हमारे पास 0.5। अब आप इसका फार्मूला अप्लाई करें nth टर्म का, a1 की वैल्यू आप 1.5 पुट कर दें, n की वैल्यू 16 पुट कर लें, और d की वैल्यू जो है वो 0.5 पुट कर लें, और आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको a ऑफ 16 की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 9। तो अब यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट होगा a ऑफ n का वो हो जाएगा 9। ठीक है, अब अगर इसके बाद आपको सम कैलकुलेट करने का कहा जाए तो फिर आप लोग s इक्वल टू n/2 इंटू
A1 प्लस A16 करोगे, an यूज नहीं करोगे, अब A16 है क्योंकि आपको A16 गिवन है और अब n हमारे पास है टोटल 16/2, A1 जो है 1.5 है प्लस A16 जो है वो आपके पास है 9, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू 10.5 और इसका जो भी रिजल्ट आएगा यहीं पे तकरीबन 120 के करीब या इस तरह का रिजल्ट इसका आ रहा है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें आप लोग, इधर हमने फाइंड करना है n, यानी हमें टर्म्स का पता नहीं है कि कितनी टर्म हमारे पास हैं, लेकिन हमें ये पता है कि फाइनल टर्म जो है वो आपके पास 633 है, फर्स्ट टर्म आपके पास n है और डिफरेंस जो है वो 24 का है। तो अब अगर ये वैल्यूज गिवन हो तो हम n की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन डेटा में आपके पास A1 9, an 633, n you want to find, Sn not applicable, why? क्योंकि आप Sn के फार्मूला में आपके पास n/2 A1 प्लस an यूज होता है। अब ये दोनों तो गिवन है लेकिन n आपके पास जो है वो गिवन नहीं है, तो जब तक हमें तीनों पैरामीटर नहीं मिलेंगे तो हम उस सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस भी गिवन है प्रॉब्लम में 24 है और आप nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला यूज करें और वैल्यूज को पुट करें। तो अब आप लोग देख लें, an की वैल्यू 633, A1 की वैल्यू 9, D की वैल्यू 24 और n आप लोगों ने फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लेट करते हैं, हम x ले रहे हैं जो कैलकुलेट करनी है। इस 24 को आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों से और फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x 27, यानी कि आपके पास टोटल टर्म जो है वो 27 है। इस प्रॉब्लम में जो टोटल आपके पास है वो 27 है और अब अगर आप इसको इधर पुट करना चाहते हैं तो 27/2 A1 की वैल्यू 9 प्लस an की वैल्यू 633, देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल में देखें आप लोग, इधर आप लोगों ने d फाइंड करना है, डिफरेंस गिवन नहीं होगा। ठीक है, आपको A1 गिवन है और आपको an भी A29 भी गिवन है और यहाँ पे आप लोगों के पास जो टोटल टर्म है वो n यानी 29 है। अब गिवन में क्या है, A1 की वैल्यू -6, an आपके पास 20 है, टोटल जो टर्म्स हैं वो 29 है। हमने यहाँ पे सम ऑफ n टर्म फाइंड नहीं करना, बट यू कैन डू, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास फाइंड करना है। अब वही n टर्म का फार्मूला यूज करें और वैल्यूज को पुट करें। अब जैसे A1 की वैल्यू -6, n की वैल्यू 29, an की वैल्यू 20 और d की वैल्यू x जो आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब ये होगा कि अब 28x हो जाएगा यहाँ पे और 6 इस साइड पे जाएगा तो ये 20 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो वो हो जाएगा 26। तो x की वैल्यू जो आपके पास है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 13/14 आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 13/14 आपके पास आ गई। और नेक्स्ट एग्जांपल में, फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -4 and 5, -4 and 5। अब इस प्रॉब्लम में देखें, हमने मिडल की 2 टर्म्स फाइंड करनी है कि वो कौन सी हैं। तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है A1 होती है जो -4 है, a की वैल्यू -4 हो गई, an की वैल्यू आपके पास जो है 5 है, लास्ट टर्म n टर्म, n आपके पास टोटल 4 है क्योंकि एक आपके पास फर्स्ट टर्म, एक लास्ट टर्म और 2 आप लोगों ने मिडल में फाइंड करने हैं, तो टोटल 4 टर्म्स आपके पास हैं। सम हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे और डिफरेंस जो है वो भी हमें अननोन है, डिफरेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अब जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, देखें an की वैल्यू 5, लास्ट टर्म की वैल्यू 5,
फर्स्ट टर्म की वैल्यू -4 और टोटल टर्म 4 -1 और डी की वैल्यू x है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 4 उस साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 = 3x और जब आप x = 9/3 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा x = 3 आ जाएगा। यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास है x = 3। तो ये डिफरेंस फाइंड हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोगों का क्या वो होता है कि आपके पास जो a2 होगा वो होता है a1 + 1 × d नंबर n -1d। और ये हमने पहले 2 स्लाइडों में भी पढ़ा था फार्मूला। a1 है -4 प्लस n-1 जो है वो 1 हो जाएगा, d जो डिफरेंस है वो 3 का, तो -4 और +3 ये हो जाएगा -1। तो आप इस जगह पे -1 राइट कर देंगे। ठीक है। अब फिर आप लोगों ने a3 फाइंड करना है। तो a3 का जो फार्मूला है वो होगा a1 + 2 यानी कि n-1 d। a1 की वैल्यू है -4 + 2 × 3 यानी ये हमारे पास बन जाएगा -4 + 6, ये टोटल हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म बन जाएगी वो हो जाएगी 2। तो आप इस मेथड से अगर आपको इनिशियल और फाइनल टर्म गिवन हो तो आप मिडल के कोई भी टर्म जो है उनको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड n फॉर द सीरीज इन विच आपको वैल्यूज गिवन है और आप लोगों ने n फाइंड करना है। अब इस केस में a1 की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 5, n टर्म आपको पता नहीं है, यहाँ पे नॉट गिवन, n आपको भी नॉट गिवन है जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। Sn आपको गिवन है 440 और कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है वो हमारे पास है 3। अब हमारे पास फार्मूले सिर्फ 2 हैं कि हम Sn = n/2 a1 + an यूज कर सकते हैं और दूसरा फार्मूला हमारे पास है nth टर्म कैलकुलेट करने का जिसमें a1 + n-1 × d हो जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन आप देखें, आप दोनों फार्मूला को यूज करें। अब फर्स्ट में nth टर्म का an की जगह हमने y लिख दिया, हमने फाइंड करना था। a1 5 है, n x है और d जो है वो 3 है और Sn का फार्मूला आपके पास जो है Sn की वैल्यू 440, n आप लोगों ने x सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि आपको अननोन है, a1 की वैल्यू 5 है, an की वैल्यू वो भी अननोन है। तो ये आपके पास वो रिलेशन, आप लोग जो रिलेशन अलजेब्रा के आप लोगों का प्रैक्टिस हो तो जब हमारे पास 2 रिलेशन अलजेब्रा की इक्वेशंस होती हैं, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको लिख दूं xy = 5 हो और आपके पास जो है 2x और +5 y = 2 हो, तो हम क्या इसका सोल्यूशन क्या करते होते थे, हम एक में मसलन 2-3 ऑप्शन इसके हैं कि हम इधर से अगर y को फाइंड करें इस इक्वेशन से या x को फाइंड कर लें, x = 5 - y हो जाएगा और हम इस इक्वेशन में पुट कर दें इस x की वैल्यू यहाँ पे, तो 2 5 - y और +y = 2 और ये हो जाएगा 10 - 2y +y = 2 और ये हमारे पास 10 - y = 2 और ये y उस साइड पे चला गया और ये इधर, तो y = आपके पास 8 आ जाएगा और इसको हम इनमें से किसी एक इक्वेशन में जो है वो पुट कर लेंगे। तो ये रिलेशन अलजेब्रा में जब हम पढ़ते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करना और टर्म्स को फाइंड करना, तो उसके लिए फिर हम ये मेथड यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं,
एक nth टर्म की एक्सप्रेशन है और एक सम ऑफ आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसकी इक्वेशन है। तो अब आप इसका सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आप नोट कर लें इन दोनों इक्वेशंस को। अब 440 आपके पास ये है 440, x/2 आपका ये है, और आप लोग 5 की वैल्यू आपकी ये गिवन है, ये 5 इसको शो कर रहा है, ये देख लें आप लोग ये, और x भी आपके पास ये गिवन है, और यहाँ पे भी आपके पास ये 440 गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये जो y की वैल्यू थी ये पूरी इक्वेशन हमने इस y को पुट कर दिया इस जगह पर, ये y की वैल्यू है एक्चुअली, यानी कि इस y को हमने पुट यहाँ पे भी और इस इक्वेशन में किया, जो आपके पास सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस की इक्वेशन थी। और ये इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है जस्ट उसी तरह का प्रोसेस है। तो जब हम ये पुट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें, x इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये पहले इनको इंटरनल ऐड करें ना, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 यानी 3x माइनस 3, और फिर आप इनको 5 and 5 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस हो गया तो 7 हो जाएगा, 7 प्लस 3x इंटू x डिवाइडेड बाई 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दें तो आपके पास ये जो रिजल्ट है वो इस तरह का बन जाएगा, x इक्वल टू 16। अब जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप लोग इसको y वाली इक्वेशन में पुट करके ये x की वैल्यू को आप लोग किस में पुट कर लोगे, y इक्वल टू 5 प्लस x माइनस 1 3 और 5 प्लस x की वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू 3 और 5 प्लस, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 45 और ये आपके पास हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू 50, यानी कि आपके पास जो n टर्म है वो हो गई 50, और जो आपके पास टोटल टर्म थी जो आप लोग फाइंड करने थे वो आपके पास हो गई 16। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इससे जो पहले हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें तो हमें सिर्फ एक फार्मूला यूज करना पड़ता था, या n टर्म वाला, या आप लोगों के पास जो था वो सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस था। अब ये था कि हमें एक चीज जो है यानी कि दो कॉमन फैक्टर जो थे वो मिसिंग थे, तो हमें दोनों इक्वेशन को यूज करना पड़ गया है इन दोनों मिसिंग वैल्यू को पॉइंट आउट करने के लिए। और वो मिसिंग वैल्यू क्या थी, वो दोनों फार्मूला में यूज हो रही थी, n टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 4। 1 and 4 के दरमियान हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड करना है। तो ये एग्जांपल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसी तरह की, उसमें 2 था, इसमें 3 है, तो इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख लें, a1 की वैल्यू 1 है, an की वैल्यू 4, n टोटल आपके पास जो है 5 है, 2 गिवन्स हैं, a1 and an आपको गिवन है, और 3 आप लोगों ने मिसिंग है वो फाइंड करने हैं। तो 2 प्लस 3 आपके n का जो साइज है वो 5 हो गया। सम हम फार्मूला यूज नहीं कर रहे, और d जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। मिसिंग टर्म के लिए हमें d को फाइंड होना लाजमी है। तो अब इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है यानी कि d की वैल्यू वो 3/4 आ रही है, 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप लोग मिसिंग वो करें। अब आपका सेकंड टर्म फाइंड करनी है ये वाली, तो इसका फार्मूला है a2 इक्वल टू a1 प्लस d। अब आपके पास a1 है 1 प्लस 3/4, 4 LCM, 4 प्लस 3 7/4। तो अब आपके पास ये टर्म हो गई 7/4। इसी तरह आप लोग इस सेकंड टर्म को कैलकुलेट करना चाहें, थर्ड को, a3 इक्वल टू a1 प्लस 2d। a1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 1 प्लस 6/4,
और यहाँ पे एलसीएम 4 ले लें तो 4 + 6 10/4, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनेगी वो 10/4 की हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप लोग इसकी थर्ड टर्म वो करना चाहते हैं फोर्थ, तो A4 = A1 + 3D। A1 आपके पास 1 है, प्लस 3 × 3/4, ये हो जाएगा 9/4। और आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 + 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 13/4। तो यहाँ पे आप लोग 13/4 भी लिख सकते हैं। तो जब आपको डिफरेंस पता चल जाए तो आप पहली टर्म से स्टार्ट लेके nth टर्म तक भी आप लोग यानी कि मूव कर सकते हैं। आपको जितनी भी टर्म्स बनानी हो, जस्ट आप डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दे जाएं टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म के साथ, और आपको रिजल्ट जो है वो हर टर्म का जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक सीरीज। कि ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास क्या है, ये उसका फार्मूला गिवन है। जैसे अरिथमेटिक उसका था, सीरीज का था या सीक्वेंस का था कि हम nth टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला सेपरेट था और सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज कैलकुलेट करने का फार्मूला सेपरेट था। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपने ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला सेपरेट है, और अगर उसी का आप लोगों ने सम फाइंड करना हो ज्योमेट्रिक सीरीज का तो उसका जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टू जो है ये फेमिलियर टर्म्स हैं, यानी कि nth टर्म an शो करते हैं nth टर्म, और a1 जो शो करते हैं वो फर्स्ट टर्म को शो करते हैं, और n जो है ये आपको शो करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, और sn जो है ये शो करता है सम ऑफ n टर्म्स। अब जो इम्पॉर्टेंट है r कॉमन रेशियो है आपके पास, ये आपके पास रेशियो है जो दो टर्म के दरमियान होगी। तो अगर फर्स्ट टू टर्म के दरमियान जो रेशियो है तो वो आपकी सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान भी वही रेशियो होनी चाहिए। इसी तरह थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी वही रेशियो होनी चाहिए। अगर वो रेशियो मेंटेन नहीं रहती अप टू an टर्म तक, तो इसका मतलब है कि वो आपकी ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है वो नहीं होगा। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, तो जिस स्लाइड में हमने येस नो का ऑप्शन दिया था, तो उसी तरह हम इन सीरीज के बारे में भी लिख सकते हैं कि अगर उनके दरमियान कॉमन रेशियो है फॉर ऑल टर्म्स, यानी कि दो टर्म जो भी दो ले लें उनके दरमियान अगर कॉमन रेशियो आ रही है फॉर ऑल टर्म्स के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस काउंट की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। अब इसके फार्मूले में क्या है, a ऑफ n, a1 फर्स्ट और रेशियो और n-1। अब अगर हम वही अरिथमेटिक सीरीज का लें, an = a1 + n-1 d हो जाता है। अब यहाँ पे d और यहाँ पे आपके पास जो है वो r है, इधर आपके पावर में आ रहा है n-1 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, और बाकी जो है ये इधर फर्स्ट टर्म ऐड होती है और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर आप इसी तरह आप सम ऑफ n टर्म को देखें तो उसमें a1 यहाँ पे r की पावर n-1 ओवर r-1 इसका वो हो जाएगा सम ऑफ n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। हमने इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे, देखें आप लोगों के पास ये फर्स्ट टर्म है a1, n टर्म नहीं है, आप लोगों ने थ्री टर्म फाइंड करनी है। अब आप इनके दरमियान रेशियो फाइंड करें कि इनके दरमियान क्या रेशियो है। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, अब ये सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, अब ये रेशियो जो है r बनी है किसके दरमियान, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के दरमियान। अब अगर हम थर्ड और सेकंड के दरमियान करें, ऊपर वाले का भी जो रेशियो आ रही है फर्स्ट टू टर्म की वो भी 1.5 है, और सेकंड की भी, यानी कि जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की जो रेशियो है वो भी 1.5, और जो फर्स्ट और सेकंड की रेशियो है वो भी 1.5 है। तो इसका मतलब है रेशियो इसकी कॉमन है फॉर ऑल टर्म्स।
तो इसी रेशियो को यूज़ करते हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि नेक्स्ट के क्या होना चाहिए। तो अब ये जो हमारे पास है n/2, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 आपकी पहली टर्म, 3 आपकी दूसरी टर्म और n/2 आपके पास थर्ड टर्म, और नेक्स्ट क्या होगी आपके पास, यहां पे आप देखें वही रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और ये आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या था, an इक्वल टू a1 और r n-1, ठीक हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 2 टाइम इधर 3 टाइम रेशियो के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएंगी, नेक्स्ट 3 जो मिसिंग टर्म्स हैं वो आपको रिट्रीव हो जाएंगी। तो इससे पहले जो हमने अरिथमेटिक में किया था उसमें हर टर्म जो कैलकुलेट करनी होती थी उसमें फर्स्ट टर्म प्लस आपके पास एक नंबर कम करके आप लोग उनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक हो गया। तो ये उसका सोल्यूशन था, और यहाँ पे आपके पास उसी फार्मूले का जो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, आप इसी के मुताबिक आप सॉल्व करें तो आपको नेक्स्ट टर्म भी मिल सकती हैं। ये तो था ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर आपको 2-3 टर्म्स पहले गिवन हो तो आप नेक्स्ट टर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेशियो का पता होना चाहिए कि जो गिवन टर्म्स हैं उनके दरमियान रेशियो आर की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। अब एग्जांपल 2 में आपके पास a की वैल्यू गिवन है 1/2, आपने फाइनल n टर्म फाइंड करनी है जो यहाँ पे 9 है, a9 को आप लोगों ने फाइंड करना है। तो इधर से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सबस्क्रिप्ट आप यूज करोगे तो n आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और हम इसका सम फाइंड नहीं करना चाहते ज्योमेट्रिक सीरीज का, और रेशियो जो है इसकी वो गिवन है 2/3 हो गया। अब आप लोग फार्मूला देखें इसका, a1 r n-1 है, a1 की वैल्यू पुट कर दें, r की वैल्यू पुट कर दें और उसके पावर भी आप वो कर लें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहीं पे मैं कुछ आपको एक्सपोनेंट और बेस का वो बता दूं कि क्या वो होता है। अगर आपके पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेस कॉमन हो, पावर चेंज हो, तो हम एक बेस लगा के पावर को जो है वो ऐड कर लेते होते हैं, तो x की पावर हो जाएगा आपके पास 5। इसी तरह अगर आपके पास 2 नंबर ऐसे हों जिनकी बेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और वो डिवीजन में आ रहे हैं, तो आप लोग उसको इस तरह सॉल्व करोगे, यानी कि जो आपके पास डिवीजन में डिवाइडेड बाई होंगे, डिवाइडेड बाई यानी कि जो डिवाइड हो रहे होंगे, आपका एक जो डिवाइजर होता है एक डिवाइडेंड होता है, ये ऊपर वाला आपका जो है न्यूमरेटर यानी कि डिवाइड वो हो जाएगा डिवाइडेंड, और ये डिवाइजर है, तो इसकी वैल्यू रिवर्स निगेट कर दी जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव कर दी जाएगी, तो आपके पास ये बच जाएगा x। इसी तरह अगर आप लोगों के पास ये सिचुएशन है कि 2 नंबर जब ऐड हो रहे हैं उनकी बेस सेम है लेकिन पावर चेंज है, तो आप लोग उसको कॉमन लोगे x², जो कम वैल्यू कॉमन होगी वो कॉमन x+1, आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लोगे। और सेम केस फॉर नेगेटिव, यानी कि आप जब सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो ये x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 इक्वल टू आप x² कॉमन ले लें तो आपके पास x-1 रह जाएगा। तो आपको ज्यादा जो केयर करनी पड़ती है वो मल्टीप्लिकेशन के वक्त और डिवीजन के वक्त है, बाकी जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है इसमें आप लोगों ने कॉमन लेना होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर को ऐड करने, ठीक हो गया, और जब सब्ट्रैक्शन हो तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू को निगेट करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दोगे, नेगेटिव होगी तो आप उसको पॉजिटिव बना दोगे। ये इसका रिजल्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें आपके पास
इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल में आप लोगों ने 2 इंटरनल टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको गिवन है और 2 टर्म आप कैलकुलेट करना चाहते हो। ये इनकी वैल्यूज़ हैं, आप फार्मूला में पुट करें तो आप लोगों को यहाँ पे मिसिंग वो मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से रेशियो मिल जाएगी, बाकी वही काम है कि आप रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाएं और आपको ये 6 भी रिट्रीव हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 जो है वो भी आपको रिट्रीव हो जाएगा। तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म और रेशियो भी गिवन है, ठीक है। आपने A2 माइनस A4 कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास रेशियो है 2/3 और फिर आप उसी फार्मूले को जो गिवन है an इक्वल टू A1 R n-1, इसको आप यूज करते हुए ये फर्दर इसकी टर्म कैलकुलेट कर दें, ठीक हो गया। और जब आपके पास ये सेकंड टर्म और ये फोर्थ टर्म आ जाए तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग यहाँ पे फाइंड कर लोगे, A2 माइनस A4, जो आप लोगों ने इस प्रॉब्लम में करना भी है यही सॉल्व, ठीक है। तो आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। ये भी एग्जांपल सिंप्लीफाई थी जिसमें हमने सिर्फ वो था 2 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना था, लेकिन टर्म जो थी वो अननोन थी। तो हमने पहली टर्म और रेशियो को यूज करते हुए हमने उन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो फाइंड कर लिया। अब इस एग्जांपल में आप लोग देख लें, इसमें आप लोगों ने n टर्म फाइंड करनी है और आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। रेशियो आप देखें यहाँ पे सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ये सेकंड ये फर्स्ट, आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई और टर्म भी आप वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और ये आपको रेशियो फाइंड हो गई। और फिर आप वही फार्मूला यूज करके जो ज्योमेट्रिक सीरीज का है n टर्म फाइंड करने का, आपको इसकी x की वैल्यू जो है वो रिट्रीव हो जाएगी। तो ये भी एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज की। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म, और आप लोगों ने फाइंड जो करनी है वो आप लोगों ने ये A2 फाइंड करना है, A1 भी नहीं A2। तो आप जब आप फार्मूला यूज करें तो आपको पहले A1 पता होनी चाहिए। A1 आपको यहाँ पे मिल गई x की वैल्यू से, इसी फार्मूले से, और जो हमारे पास है 8_2। जब आपको ये वैल्यू मिल गई है तो फिर उसके बाद आप लोग जो है फर्दर जो टर्म्स हैं वो आप उसी फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन के आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपके पास 2 टर्म गिवन है और आपने मिडिल टर्म फाइंड करनी है। फार्मूला प्रोसेस सेम है, देख लें आप लोग। अब सिर्फ इसमें एक केस ये है कि जब आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया रेशियो फाइंड करने के लिए, ये देखें आप लोग 16 इक्वल टू r², और जब आप लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास r की वैल्यू आ गई +-4। तो अब आपके पास ये जो मिडिल रूट है, यानी मिडिल वैल्यू जो है ये पॉजिटिव भी आप कंसीडर करोगे और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि सीरीज में जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास जब स्क्वायर रूट लेने पे +- का आ जाए तो आप लोगों ने मिडिल वैल्यू एक बार प्लस लेनी है और एक बार आप लोगों ने माइनस। तो ज्योमेट्रिक सीरीज आपकी मिडिल वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी काउंट की जा सकती है। अब यहाँ पे हमने S7 को फाइंड करना है सम का, और ये सम का फार्मूला यूज़ किया गया है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको A1 भी गिवन है, ठीक है, आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे की गई है, ये देखें सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई यहाँ पे पास सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसको डिवाइड करें और सॉल्व करें तो 1/2 का डिफरेंस है। आप इनको पुट करें इस फार्मूले में और आपको जो है Sn जो है वैल्यू 63/64 आपको रिट्रीव हो जाएगी। अभी हमारे पास कुछ सीरीज और उनके फार्मूलों का एक समरी है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट सीरीज हैं, इनफाइनाइट अरिथमेटिक है, फाइनाइट अरिथमेटिक है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक है और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक है। तो इनके आप फार्मूले हम यूज़ कर चुके हैं, वो आप यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं इसका, और हमने पहले इसकी एग्जांपल भी सॉल्व कर ली है। ये उसकी समरी थी, जितने भी फार्मूलेज हमने यूज़ किए हैं। अब है सिग्मा नोटेशंस।
सिग्मा नोटेशन जो है बेसिकली जब हम अपने एक्सप्रेशन राइट कर रहे होते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक, तो उसके लिए स्पेसिफिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस जब हम राइट कर रहे होते हैं तो उसको एक जनरल डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम सिग्मा नोटेशन को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखने, इसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं। ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन होगी जो आप लोग बनाओगे विद रेस्पेक्ट टू जो सबस्क्रिप्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे, यही सबस्क्रिप्ट आपके जो नोटेशन है सिग्मा का, इसकी बेस पे यूज़ होगा। ये उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, ए जो है वो इनिशियल वैल्यू है, और बी जो है ये इसकी फाइनल वैल्यू है, और बाकी ये उसकी नोटेशन है, और एन इसकी टोटल टर्म्स हैं। एन जो है इसकी टर्म्स हैं टोटल कितनी है। तो ये नोटेशन है सिग्मा नोटेशन। अब आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जे यूज़ किया गया था, ठीक है, और यहाँ पे जे ए की जगह पे जे यूज़ किया गया है। जे की वैल्यू को आप पहले 1 रिप्लेस करें, यहाँ पे एन वैल्यू आपके पास जो बी है वो 4 है, तो आप 1 फर्स्ट टर्म ये बनी, 1 पुट करने पे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इनका सम ये आ गया। और इसी तरह आप दूसरा सिग्मा नोटेशन देखें, ये आपका एक्चुअल फंक्शन है जो आप लोगों ने यूज़ करना है। ये आपकी स्टार्ट वैल्यू है, ये आपकी एंड वैल्यू है, और ये स्टार्ट है। आप इसको फार्मूले में पुट करते जाएं और ये सारी टर्म बन गई हैं। पहले आपने 4 लिखा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास 44। इसी तरह अब आपके थर्ड एग्जांपल जो है उसमें आप 2n यूज़ कर रहे हो, 2n, तो n आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 4 पे जो है ये एंड हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करें, देखें आप लोग, तो ये आपके पास जो है जो इसका टोटल सम बनेगा वो आपको रिट्रीव हो जाएगा 33.5। और इसी तरह एक ये नोटेशन भी हमारे पास है। अब इधर भी आप लोग स्टार्ट आप लोगों ने 0 लेना है, और इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंड वैल्यू है ये एंड वो इन्फिनिटी है। आप इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट आपके पास सीरीज बन जाएगी। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इसका आप इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे, ये यूज़ कर लेंगे कि a1 आपको पता होनी चाहिए, और 1 - r का डिफरेंस, तो आप ये कर सकते हैं। फाइनाइट ज्योमेट्रिक के लिए दूसरा फार्मूला गिवन था, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक है, आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह फिर आपके पास एक और एग्जांपल है कि 7 इनिशियल वैल्यू है, और ये आपके पास 23 जो है वो फाइनल है। लेकिन एंड आपको पता है ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे आपने एंड करना है ये 23 पे। ये आपके जो टर्म है A23 आपकी टर्म है, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट टर्म है A1, और बाकी आपके मिडल में आ गई। कौन सी टर्म होगी मिडल में? A2 से लेकर A22 तक आपकी यहाँ पे टर्म्स हैं, और बाकी आप एक एक वैल्यू करें और अपने फार्मूला को जो है वो एक्सपेंड करते जाएं। तो इस एग्जांपल में भी इसी तरह है 4b + 3, 4b + 3, b की वैल्यू स्टार्ट वैल्यू जो है वो 4 है, और एंड वैल्यू जो है वो 19 है। तो आप इनको यूज़ करके इस फार्मूले को भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका रिजल्ट है। अब यह है कि अगर हमें सीरीज़ गिवन हो, पहले तो अभी हमें सिग्मा नोटेशन गिवन थी और हम सीरीज़ बना के उसका सम फाइंड कर रहे थे। अब ये होगा कि हमें अगर सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन हो और हम उसको सिग्मा नोटेशन में प्रेजेंट करना चाहें तो हमें कैसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप उसकी nth टर्म कैलकुलेट करें। जैसे अब यहाँ पे देखें, इसमें आपके पास A1 ये है 3, और आपके पास जो an है ये भी तो ये 12 है, लेकिन डिफरेंस आपका ये जो हो गया 3 काउंट हो गया, क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस 3 का आ रहा है। और आप nth आप इसको जनरल फॉर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें सिग्मा नोटेशन के लिए जनरल फॉर्म चाहिए, वरना तो हम इसको an कह देते, लेकिन ये an नहीं है, ये आपके पास है A4 नॉट an। तो हमें अगर इसी सीरीज़ को an तक ले जाना है तो हमारे पास जो जनरल डिस्क्रिप्शन बनेगी वो ये बनेगी, जो हमने यहाँ पे ये जनरल फॉर्म है। अब इसको इजीली जो है आप लोग सिग्मा में प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे सिग्मा की फॉर्म क्या थी
कि आपके पास a इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू या 1 भी हो सकता था, और यहाँ पे आपके पास b इक्वल टू n यानी n तक और a ऑफ n था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग n यूज कर सकते थे। स्टार्ट वैल्यू a और एंड वैल्यू जो उसकी रखी गई है वो b रखी गई है, तो ये n था। यानी कि मैं अगर दोबारा इसको लिखूं, ये आपके पास है n इक्वल टू a ओवर b और a n है। अब इसी में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो a n बना है वो हमारे पास है 3n, और n की वैल्यू हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है गिवन है, तो हम 1 से शुरू करेंगे, और टोटल कितनी टर्म है हमारे पास 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये हमारे पास जो है सिग्मा नोटेशन बन जाएगी जो हमने यहाँ पे राइट कर दी है। क्लियर? अब इसी तरह अब इसका भी आप वो बना सकते हैं सिग्मा नोटेशन, अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब यहाँ पे जैसे देखें, ये डिफरेंस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है 16, ये a1 है, और ये जो आपके पास 1 है ये हो गया a5। ठीक हो गया? इट इज नॉट an, ये an नहीं है, an हमने फाइंड करना है। अब ये आपकी जनरल फॉर्म बन गई, और अब इसको मैप करें। आपके पास सिग्मा की क्या रिलेशन थी, n a और इधर b और a n था। ये आपकी सिग्मा नोटेशन है। तो यहाँ पे आपके पास 16 जो है वो कांस्टेंट है, वैसे आ जाएगा। n 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n इक्वल टू 1, और टोटल 5 टर्म गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। ये जो मैंने एरो निकाले हैं सीक्वेंस के नीचे, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पे आप इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि 16 ओवर 1 ओवर 2 एंड माइनस 1। 16 जो है ये कांस्टेंट है, ये साथ आप लोग लिखेंगे, जनरल इसमें नहीं आता। तो जनरल जो है वो आपके पास बेसिकली ये n माइनस 1 फॉर्म शो कर रही है। ठीक है, ओके। इसी तरह ये आप इसकी एक्सरसाइज आप खुद अटेम्प्ट कर लें, सिंपल फॉर्म है। यानी कि आप इधर वो फाइंड करें कि ये इनके दरमियान देखें -2 -4 -5। अब ये आपके पास जो सीरीज है ये नॉट अरिथमेटिक नॉट ज्योमेट्रिक है, क्योंकि इनके दरमियान एक अपना सीक्वेंस मेंटेन है। और वो सीक्वेंस क्या है आपके पास कि पहली 2 टर्म के दरमियान डिफरेंस जो है वो -1 का है। ठीक है, दूसरी 2 टर्म के दरमियान, सेकंड और थर्ड के दरमियान डिफरेंस -2 का है, और थर्ड और फोर्थ के दरमियान जो डिफरेंस है वो -4 का है, और 12 और 4 के दरमियान -8 का है। तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा 2n-1 का। ठीक है, ये जो डिफरेंस के मैंने आपको बताया है। तो अब ये डिफरेंस जो है नाम इसको इसके बेस पे ना हम अरिथमेटिक काउंट कर सकते हैं सीरीज को, और ना ही हम ज्योमेट्रिक है। तो ऐसे के लिए आपको खुद सीक्वेंस की जनरल फॉर्म बनानी होगी, जैसे यहाँ पे बनाई गई है कि 20, इसके 20 में से आप बार बार ये माइनस करते जाएं। ठीक है, जैसे पहले 20 में से -1 हुआ तो 18 बना, फिर -2 होगा तो 16 बनेगा, फिर -4 होगा तो ये बनेगा। तो अब इसको सिग्मा नोटेशन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये फार्मूला वही है जो हमने पहले लिखा है कि आपके पास n इक्वल टू a और ओवर b और a n हो जाएगा। तो आप उन सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपके पास नॉट अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक हैं। इसी तरह ये भी एग्जांपल है हमारे पास कि कोई अगर ऐसी सीरीज हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज़ हो, तो फिर आप लोग न्यूमरेटर की अलहदा जनरल फॉर्म बनाएंगे और डिनोमिनेटर की अलहदा जनरल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये मार्क कर दिया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना, तो अब इसकी सिग्मा नोटेशन आपके पास इस तरह बन जाएगी कि ये न्यूमरेटर को शो कर रहा है और ये जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर को शो कर रहा है। ये डिनोमिनेटर का ये वो बनी है जनरल फॉर्म, और ये न्यूमरेटर की बन गई है जनरल फॉर्म। तो आप अगर ऐसी सीरीज हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज़ हो तो आप उनके लिए सेपरेट जनरल आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन सिग्मा नोटेशन उनकी जो है वो कॉमन ही आप लोग रखेंगे। ओके, नो कम टू व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। अब मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, लेट करते हैं आप लोगों ने कोई प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट सेलेक्ट किया और उसको वेरीफाई करना होता है कि ये प्रेडिकेट जो है वो राइट है या रॉन्ग था। ठीक है,
तो ऐसे रिजल्ट भी मैथमेटिकल इंडक्शन सीरीज भी आपको काफ़ी यानी कि हेल्प करेगी जब आप लोग डिफरेंट एल्गोरिथम को जो है वो एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5। अब मैं एक प्रोपोजिशन बनाता हूँ कि एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो मुझे इस चीज़ को प्रूव करना होगा कि ये वाकई नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो वो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम उसको व्यू कर लेंगे। देखें आप लोग, ये पी एन जो है आपके पास फर्स्ट वन, ये आपको आपकी प्रोपोजिशन या आपको प्रेडिकेट शो करता है। अब इसको सॉल्व हम दो स्टेप में करते हैं। एक हमारे पास होता है बेसिक स्टेप और एक होता है इंडक्टिव स्टेप। बेसिक स्टेप में हम एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं और उस कांस्टेंट को हम यूज़ करते हैं। अब उस कांस्टेंट को यूज़ करेंगे तो वो भी जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके जो आप समझ लें प्रेडिकेट है या प्रोपोजिशन है वो भी उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि ये कांस्टेंट जो है मस्ट ओबे आपके रिजल्ट्स को, आपकी प्रोपोजिशन को। यानी कि मैं उसको शॉर्ट में पी ऑफ एन लिख लेता हूँ क्योंकि हम हर प्रोपोजिशन को या हम प्रेडिकेट को जो है पी ऑफ एन से प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप है और इंडक्टिव स्टेप का ये प्रिंसिपल है कि आप लोगों ने उस कांस्टेंट वैल्यू के अलावा जो आपने लेट की, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अलावा बाकी तमाम वैल्यू पे लेट करते हैं, उनको जनरल हम दे देते हैं कि के, पहले हम के पे वो करेंगे, फिर उससे एक स्टेप आगे जाके फिर हम के प्लस 1 को यूज़ करके फिर अपने जो आपके पास प्रेडिकेट या प्रोपोजिशन है हम उसको वेरीफाई करेंगे। ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ दो ये याद रखने हैं कि जो भी आपको प्रेडिकेट या प्रोपोजिशन या सीरीज को आप लोगों ने वेरीफाई करना हो थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आप लोगों को दो स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक बेसिक स्टेप है, एक इंडक्टिव स्टेप है। बेसिक स्टेप में आप कोई कांस्टेंट वैल्यू लोगे और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी आपके प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट पी ऑफ एन जो है उसको ओबे करना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और फिर जो इंडक्टिव स्टेप लोगे तो उधर से आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो भी सेटिस्फाई करे आपकी प्रोपोजिशन या आपके प्रेडिकेट को। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल में देखें ये एक प्रोपोजिशन है, ऑड नंबर की सीरीज है, यानी कि हर टर्म जो है वो ऑड है और ऑड के लिए आपके पास ये फाइनल टर्म बन जाती है n। अब ये है कि ये n स्क्वायर के बराबर है, ठीक हो गया। अब बेसिक स्टेप क्या है, लेट करते हैं हम n1 पुट करते हैं, तो आपके पास 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर, तो 2 1 माइनस 1 1 का स्क्वायर, ये 2 माइनस 1 1 एंड 1 1, तो हमारी प्रोपोजिशन जो है वो राइट है, ठीक है। तो ये हैंस प्रूफ है कि हमारा बेसिक स्टेप जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमने k की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेनी है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। कोई भी हम nth वैल्यू लेके और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो है वो k प्लस 1 वैल्यू लेके फिर हम अपने हाइपोथेसिस जो है उसको प्रूव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें, अब पहले हमने लेट किया कि n जो है वो k है, तो आपकी सीरीज ये बन गई 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमने लेट किया कि n इक्वल टू k प्लस 1 है, उससे एक नेक्स्ट टर्म हमने वो की। तो अब आप लोग देखें इसी इक्वेशन में 1 में आप k की जगह पे k प्लस 1 लिखा और इधर k की जगह पे k प्लस आपके पास जो है 1 फिर लिख दिया। अब ये हमने कहाँ पे लिखा, ये इस k में पुट कर दिया इनकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2k प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये आपके पास बच जाएगा 2k प्लस 1 और ये लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये सीरीज का दूसरा वो है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जो है 2k माइनस 1, ये पूरी आपकी सीरीज है। और अब देखें ये तो हो गई लेफ्ट साइड और ये राइट साइड आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इसको आप वो करें, यूज़ करें तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1, ये फाइनल इसका रिजल्ट है। और राइट साइड पे आपका जो k प्लस था इसको भी आप सॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो सेम होंगे। अब जैसे इस 2k स्क्वायर
प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 आ जाता है, और ये k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो है एक्सप्रेशन का सोल्यूशन बन गया कि कोई भी प्रोपोजिशन हो, पहले आप उसको बेसिक स्टेप पे वेरीफाई करें, कोई भी आप कांस्टेंट वैल्यू n 0 1 या कोई भी ले लें, दोनों साइड का जो आपकी प्रोपोजिशन की लेफ्ट साइड और प्रोपोजिशन की राइट साइड है वो वेरीफाई हो जानी चाहिए सेम वैल्यू के साथ। उसके बाद फिर हमने इंडक्टिव स्टेप में दो काम करने हैं, पहले n को k से रिप्लेस कर दें, फिर n को k प्लस 1 से। अब जो k प्लस 1 से रिप्लेस किया है उसकी सीरीज को लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो उसका रिजल्ट वही हो जाए जो आपकी राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोपोजिशन जो है वो राइट है। अगर दोनों का रिजल्ट इनमें से चाहे बेसिक स्टेप गलत हो जाता है या इंडक्टिव स्टेप, तो आपकी जो प्रोपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी में। अब ये कुछ थ्योरम है जो आप लोगों ने थ्योरम समझ लें कि गिवन प्रूव्ड हैं पहले से। अब n तक सम हो तो ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, n प्लस 1 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो तो आप इसको यूज़ करें तो n आपके पास 4 है, 4 प्लस 1 2, तो 4 इंटू 3 2, और ये आपके पास हो जाएगा टोटल हो गया 12 ओवर 2, ये हो जाएगा 6। ठीक हो गया, तो आप लोग ये जो है आप टोटल टर्म्स और इसको सॉल्व कर सकते हो इसके थ्रू। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि आपके पास ये प्रोपोजिशन है कि 7n माइनस 2n इज डिविजिबल बाय 5 ऑलवेज। ये हमारा प्रेडिकेट या प्रोपोजिशन है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले बेसिक स्टेप है, हम n इक्वल टू 1 ले लेंगे, इसमें पुट कर दें तो आपके पास यहाँ पे 7 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, ये 7 माइनस 2 5, तो 5 जो है ये डिविजिबल बाय 5 हो गया। क्लियर? उसके बाद इंडक्टिव स्टेप आप परफॉर्म करें। ठीक है, इंडक्टिव स्टेप में आप लोगों के पास k को पहले आप यानी कि n को आप k ले लें, फिर उसके बाद सेकंड में आप लोगों ने k प्लस 1 को यूज़ करने हैं, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई देखें आप लोग, k प्लस 1 वाली साइड को आप देखें p k प्लस 1 जो हमने यूज़ किया। अब ये हम इसको लिख सकते हैं कि 7 को अलहदा कर दें k और 7 को 1 अलहदा कर दें। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर k अलहदा कर दें और 2 अलहदा कर दें, तो ये सेपरेट हो गए। फिर हमने फर्दर इसको 5 प्लस 2 इस फॉर्म में ले आए और ये वैसे ही पड़ा रहा। फिर उसके बाद हमने इधर से 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आपके पास 7 की पावर k माइनस 2 की पावर k बच गया। और फिर हमने इसको पहले से कॉन्सेप्ट प्रूफ किया हुआ है कि इसकी वैल्यू लेट करते हैं a है 5a, जो यहाँ पे हमने लेट कर दिया था, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें इस जगह पे। ठीक है, और ये 5.7k और प्लस 2 पॉइंट ये प्लस 2a वो हो जाएगा। ठीक है, और 5 आपने कॉमन ले लिया था, इससे 2a बच गया था। तो अब ये देखें, ये जो भी नंबर हो इसके जो आपके पास प्रीफिक्स आ रहा है ये डिविजिबल बाय 5 है। जब ये डिविजिबल बाय 5 है तो इस हेंस द प्रूफ कि आपकी इक्वेशन जो है वो प्रूव हो चुकी है। तो ये था हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन। एंड इन दिस लेक्चर हमने सिर्फ दो सीरीज को लिया है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज को, और फिर हमने उसकी nth टर्म और आपने उसका सम फाइंड करने के फार्मूले को यूज़ किया। और फाइनली हमने जो आपके जब आप डिफरेंट एल्गोरिथम को एनालाइज करोगे तो आप लोगों को काफ़ी यूज़ मिलेगा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल्स का। तो हमने वो डिस्कस किया, उस प्रिंसिपल में क्या होता है, उस प्रिंसिपल के मुताबिक हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं कि जो भी आपकी प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट होगा जो आपने लेट किया होगा, यानी कि आपका हाइपोथेसिस टाइप, तो आप लोगों ने उसके लिए 2 स्टेप परफॉर्म करने हैं, एक बेसिक स्टेप, एक इंडक्टिव स्टेप। बेसिक स्टेप में आप लोगों ने कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके वेरीफाई करना है
प्रोपोजिशन की लेफ्ट और राइट साइड को कि दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेप इंडक्टिव स्टेप है, उसमें फिर हम दो वो यूज़ करते हैं। एक बार हम n की वैल्यू k ले लेते हैं, कोई भी k टर्म होगी ना, और फिर हम ले लेते हैं n इक्वल टू k प्लस 1। तो फिर जो n इक्वल टू k प्लस 1 जो हम टर्म लिख के दोबारा प्रोपोजिशन को राइट करते हैं, तो उसी प्रोपोजिशन को फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर वो रिजल्ट वापस यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब है हमारी प्रोपोजिशन जो है जिसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस यूज़ किया है ये वेरीफाई हो चुकी है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 9 एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the analysis of recursive relation, या अब you can say recurrence relation का हम analysis पढ़ेंगे कि उसके लिए हम कौन कौन से method को use कर सकते हैं। और inshallah see you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.